निशा परवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में या वायवीय श्वसन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है या ग्लूकोज का विघटन है वो होता है और पायरुविक एसिड बनता है, जो कि कंप्लीट प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म से जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ मूव कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फर्दर जो प्रोसेस है, जो बाकी की क्रियाएं हैं वो कहाँ पर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम चलते हैं किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या हुआ, जब ग्लूकोज से क्या बना है, पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो जब ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना, अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फर्दर प्रोसेस होती है। तो जो फर्दर प्रोसेस है वो हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की है, वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं। जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से कुछ एटीपी और NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर क्रिया कारक आधारित जो ऊर्जा बनती है वो 4 ATP बनती है। एग्जाम्स में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कितने ATP सबस्ट्रेट लेवल पे बनते हैं, और ये नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने ATP बन रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ जाएगा। तो देखें, ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड अब कहाँ जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बट माइटोकॉन्ड्रिया में जाते वक्त ये कहाँ रुकेगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसे हम पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस भी कहते हैं। तो आप याद रखिए, जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कहाँ होगी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, या इसको हम बोलते हैं परिकला अवकाश। परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड डिवाइड हो जाता है इनटू एसिटिल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का सब्सटेंस होता है, एसिड है, ये बनाता है एसिटिल। एसिटिल मींस 2 कार्बन का सब्सटेंस होगा। मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन यहाँ पर रिलीज हुआ है। अब एक कार्बन रिलीज हुआ तो वो कार्बन किस फॉर्म में जाएगा, CO2 की फॉर्म में जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहा जाएगा इसे, डी कार्बोक्सिलेशन, या इसे कहा जाता है वी कार्बोक्सिलीकरण। तो इस तरह से डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई। हम जानते हैं कि कंप्लीट रेस्पिरेशन में या ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने में टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनते हैं, जिसमें से 2 CO2 यहाँ पर बन चुके हैं। कैसे, पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन रिलीज हुआ तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से क्या होंगे, 2 कार्बन रिलीज होंगे। दैट मीन्स 2 CO2 का फॉर्मेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति पर आधारित है, इसलिए ये जो प्रोसेस यहाँ हो रही है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव। और यहाँ पे किसका रिलीज है, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसको कहा जाएगा ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ ये एक प्रोसेस होगी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अपकमिंग है, सितंबर में एग्जाम है आप लोगों का, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से पूछ लिए जाते हैं, और उस एग्जाम पर्पस से ये टॉपिक या ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड से ये बन चुका है। जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A बनाएगा तो वो सिर्फ यहाँ पर CO2 नहीं बनाता,
साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज करता है। तो जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को लेने का काम किसका होगा, रिड्यूसिंग पावर या अपचयनकारी क्षमता, और वो कौन है, NAD+। तो ये NAD+ क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है, बनाता है NADH+H+, या इसे हम कहते हैं NADH2। जब पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो एक NADH2 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है ना, तो यहाँ पर कितने NADH2 बनते हैं, 2। ये जो यहाँ पर 2 NADH2 बने हैं, ये दोनों NADH2 अब कहाँ जाने वाले हैं, अब आप समझ गए होंगे NADH2 कहाँ जाते हैं, ETS में। जब भी NADH2 कंप्लीट प्रोसेस में बनेगा वो सब ETS में एंटर करेंगे टू फॉर्म ATP। तो इस तरह से यहाँ पर 6 ATP का फॉर्मेशन होगा ETS के थ्रू। ये प्रोसेस हो गई। आप देख रहे हो डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है। तो इसके लिए हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ये होती है डीहाइड्रोजिनेज। आपको एंजाइम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है कि प्रोसेस में हो क्या रहा है और उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम याद हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन विहाइड्रोजनीकरण है, तो कौन सा एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजिनेज। अब इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो प्रोसेस है मींस पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनना पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड 5 फैक्टर रिएक्शन। इसको 5 फैक्टर रिएक्शन या 5 कारक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या होते हैं, 5 कारकों की, या जिसे हम एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, सहायक भी कह सकते हैं। तो वो जो सहायक एक्टिवेटर हैं या एसेसरी फैक्टर्स होते हैं, तो वो कौन होंगे, 5 फैक्टर यहाँ पर होंगे। वो 5 फैक्टर आपको याद रखने हैं। सबसे पहले होता है एक फैक्टर जिसका नाम है TPP। TPP का मतलब है थायमिन पायरोफॉस्फेट, में अलग से इसको लिख दूंगी। तो एक होता है TPP, एक होता है लिपोइक एसिड, लिपोइक अम्ल। तो ये लिपोइक अम्ल भी है जो इस प्रोसेस को करवाने के लिए इसको इंड्यूस करता है, इसको प्रेरित करता है। फर्स्ट है TPP, सेकंड वन इज लिपोइक एसिड, थर्ड वन इज कोएंजाइम ए। यही कोएंजाइम ए होगा जब पायरुविक एसिड से कार्बन रिलीज होगा, तो इसी कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए। इसके बाद में फोर्थ फैक्टर इज Mg+2, ये एक्टिवेटर है, याद रखें। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में एक्टिवेटर कौन होता है, तो Mg+2, या फिर इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर कौन है, तो Mg+2। एंड लास्ट वन इज NAD+, जो कि क्या है, एक कोएंजाइम भी है। NAD+ को एक कोएंजाइम भी कहते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक, और आर ऑर्गेनिक सिर्फ एक Mg+2 है जो कि इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक के नाम भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से 5 फैक्टर हैं जो कि इस प्रोसेस में काम आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 5 फैक्टर प्रोसेस। TPP का फुल फॉर्म है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो याद रखें यहाँ पर थायमिन पायरोफॉस्फेट, यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ द फैक्टर फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरह से ये एक प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होती है। जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ जाकर उसके साथ क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा। यहाँ पर 2 CO2 भी रिलीज होंगे और ये CO2 कहाँ चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में, या फिर अगर प्लांट्स में हो रही है प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस में भी यूज आ सकती है। इस तरह से 2 CO2 निकल चुकी है, दैट मीन्स अभी 4 CO2 और बची हैं। साथ ही यहाँ पर 2 NADH2 भी बनते हैं जो कि ETS में जाकर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इट इज
5 फैक्टर प्रोसेस। तो ये आप याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, ये क्लास समझ आई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट देते रहें और क्लासेस कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स, आपको आगे और भी ऐसी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी जो हो सकता है आपका डाउट हो या फिर आपको समझ कभी नहीं आया हो, तो आपको इस क्लास में ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।